हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से एक बार हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 8th पेपर जो कि शांति शिक्षा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ कवर किया है और आज हम बात करेंगे शांति शिक्षा में कौशलों के बारे में कि कौन कौन से कौशलों का हमें विकास करना है या कौन कौन से कौशलों की हमें आवश्यकता होती है शांति को स्थापित करने के लिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे किसी प्रकार के कार्य को कौशल की संज्ञा देते हैं। कार्य करने में क्रिया का ज्ञान एवं योग्यता भी आवश्यक होती है। यह योग्यता शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की होती है। शांति के लिए भी व्यक्ति में कुछ विशिष्ट कौशल होने चाहिए। इन्हें शांति कौशल कहा जाता है। यह शांति कौशल व्यक्ति की शांति की शिक्षा के लिए अनिवार्य अंग होते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके आसपास शांति रहे, शांति का माहौल बना रहे, तो आप में एक विशेष प्रकार के कौशलों की आवश्यकता होनी चाहिए जो कि शांति स्थापित करने में सहायक सिद्ध हों। शांति कौशलों को निम्न प्रकार से भी समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। संप्रेषण कौशल होता क्या है? आप पढ़ चुके हैं, कौशलों के बारे में आप पढ़ चुके हैं जब आप लोगों ने सारे स्किल सीखी थी। ब्लैक बोर्ड स्किल सीखी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी थी, जितनी भी स्किल्स आपने सीखी थी वो सारी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम शांति शिक्षा में किस प्रकार से कौशलों का यूज कर सकते हैं। संप्रेषण कौशल, सबसे पहले प्रस्तुतिकरण, विचारों को स्पष्ट और संगतिपूर्ण ढंग से व्याख्या करने में सक्षम होना। आपको सबसे पहले ये निर्धारित करना होगा कि आपके विचार स्पष्ट हैं, संगतिपूर्ण हैं और किस प्रकार से आप उनकी व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा है सक्रिय श्रवणता। संप्रेषण कौशल में ही आ जाएगा। अन्य के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और पहचानना। जब आप अन्य के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और पहचानेंगे तभी संप्रेषण कौशल प्रभावी होगा। फिर बात करते हैं हम लोग समझौता वार्ता की। संघर्ष पर विराम लगाने के लिए समझौते की एक उपकरण के रूप में भूमिका और सीमाओं को पहचानना, विवाद हल करने की दिशा में सार्थक संवाद की दिशा में कदम बढ़ाना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि समझौता वार्ता, जैसे माना कि दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई और तीसरे व्यक्ति को लेके गया, भैया समझौता करवा दो, और वो समझौता कराने गया, तो आपका जो संप्रेषण है, जो वार्ता है, वो कैसी होनी चाहिए? विवाद हल करने की दिशा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप समझौता हल करवाने गए और समझौता करवाने की जगह उस विवाद को और बढ़ा दिया। उसके बाद मूक संप्रेषण के बारे में बात कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज के अर्थ और महत्व को समझना, इन सारी चीज़ों को आपको संप्रेषण कौशल के अंतर्गत जानना जरूरी है। यहाँ आप चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। संप्रेषण के कौशल में किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, उसके भावों को समझना, अपनी बात प्रभावपूर्ण ढंग से कहना मुख्य रूप से शामिल रहता है। प्रभावपूर्ण ढंग से बात कहने या सुनने से स्वर या दूसरे पर पुनर्वलन का प्रभाव हो जाता है। इससे वह बात या विचार का उनके व्यवहार में अनुकूलन हो जाता है। संचार का कौशल शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों रूपों में व्यक्त होता है। अब बात करते हैं समस्या समाधान का कौशल। जैसा कि अर्थ से स्पष्ट है, समस्या समाधान का कौशल शब्द से ही स्पष्ट है। शांति की दृष्टि से समस्याएं प्रायः उत्पन्न हो जाती हैं। समस्या समाधान कौशल शांति की दृष्टि से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। सामूहिक समस्याओं का समाधान भय या हिंसा से किया जाना प्रभावकारी नहीं होता है। इनके लिए समूह के सदस्यों के मतों में एकता उत्पन्न करने या एकमत से शांतिपूर्ण समाधान आवश्यक है। इसके लिए विचार विमर्श, समीक्षा, समाजीकृत अभिव्यक्ति, ब्रेनस्टॉर्मिंग आदि विधियों के प्रयोग का कौशल अभीष्ट है। यदि हम बात करें तो सामूहिक समस्याओं का जो समाधान है भय या हिंसा से किया जाना प्रभावकारी नहीं होता है। यदि कोई भी समस्या आती है तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए सदस्यों से एकमत होना चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए, उनके विचारों को जानना चाहिए। जब 10 विचार आएंगे हमारे सामने तो हम उस समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। चित्र द्वारा हम और अधिक स्पष्ट तरीके से इसको जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई समस्या आई और सभी ने विचार विमर्श किए, संगोष्ठी की, बैठे, एक दूसरे से अपनी समस्याओं को रखा एक दूसरे के सामने, तो वहाँ से अच्छे विचार लिए और समस्या का समाधान
हो गया। इस प्रकार समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए शांति शिक्षा में समस्या समाधान के कौशल की भी बहुत ही ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, मध्यस्थता करने का कौशल। दो पक्षों के बीच समस्याएं या विवाद के निपटारे के लिए बातचीत का बड़ा महत्व है। यह बातचीत किसी तीसरे पक्ष की उपस्थिति में किया जाना अधिक सार्थक परिणाम उत्पन्न करता है। इस तीसरे पक्ष की भूमिका यहाँ मध्यस्थ की होती है। मध्यस्थता का कौशल विशिष्ट प्रकार का होता है। इसे शांति शिक्षा के अंतर्गत रखना आवश्यक है। यदि बात करें कि यदि कोई भी दो गुट हैं, उनके बीच में यदि हिंसा भड़क गई, तो मध्यस्थता का जो रोल है वो कोई तीसरा व्यक्ति कर सकता है। जैसे पुलिस हो गई, जैसे कि एग्जाम्पल हम अपने घर से ही लेके चलें, यदि कभी सास बहू में लड़ाई हो जाए तो ननद मध्यस्थता का काम करती है, ननद उन दोनों में सामंजस्य बिठाती है। तो ये भी एक कौशल है आपकी शांति के लिए, मध्यस्थता करने का कौशल जिसे हम लोग कह सकते हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में गांव में यदि विवाद हो जाता था तो मध्यस्थता का काम कौन करता था? सरपंच करता था। इस पिक्चर के द्वारा हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे दो गुट हैं, इन लोगों में लड़ाइयाँ हो गई और मध्यस्थता का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे अपने सरपंच जी कर रहे हैं। तदनुभूति, दूसरे की आवश्यकताओं परिस्थितियों को समझना, सुनना, उसे यथा आवश्यकता व्यक्त करना और सहायता करना इसके अंतर्गत आता है। यह कौशल दूसरों की समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हुए शांति का वातावरण सृजित करता है। इस पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं। अब आता है समूह कार्य एवं सहयोग। व्यक्ति अकेले हमेशा नहीं रह सकता, उसे समूह में रहना और कार्य करना होता है। यह समूह परिवार, कार्यस्थल, समाज या राष्ट्र के लोगों का हो सकता है। यह समूह किसी विशेष उद्देश्य, मनोरंजन, पर्यटन आदि से भी गठित हो सकता है। इस समूह में सहयोग की भावना आवश्यक होती है। इसमें परस्पर आदर सम्मान का भाव, समूह में अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप भूमिका का निर्वहन का कौशल आवश्यक है। इससे समूह की शांति और प्रगति की संभावना रहती है। व्यक्ति हमेशा अकेला नहीं रह सकता, उसे समूह में रहना आवश्यक हो जाता है। हम समाज में भी रहते हैं, समाज में भी कई समूह बनते हैं, तो हम कह सकते हैं समूह में जिसकी जितनी योग्यता होगी उसी हिसाब से वो अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, जिससे समूह में शांति स्थापित होगी। हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी समूह में कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे में सहयोग की भावना है और यही होता है सहयोग की भावना, समूह कार्य और सहयोग की भावना। अब हम आगे बात करते हैं वकालत। वकालत से हम सबके दिमाग में एक ही चीज आ जाती है, वकील, क्योंकि वकील क्या करता है? वकालत करता है। वकालत हम और आप भी करते हैं समय समय पर। आइए जाने कैसे। शांति की दृष्टि से कभी कभी लोगों पर प्रभाव डालना, उन्हें समझाना बुझाना, प्रेरित करना आवश्यक होता है। इसके लिए तर्क वितर्क आदि विविध कौशलों का उपयोग करना अनिवार्य होता है। जैसे एक वकील अपने पक्ष को प्रस्तुत करने हेतु विविध दलीलें देता है, प्रमाण प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार शांति का पक्ष लेने और उसे प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वकालत के कौशल का विकास महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें तो कभी कभी शांति स्थापित करने के लिए हमें लोगों को समझाना होता है, बुझाना होता है। यदि वो ऐसे नहीं मानते तो उनके समक्ष तर्क और वितर्क भी प्रस्तुत करने पड़ते हैं और ये चीज़ हमें सही के पक्ष में भी देनी पड़ती है और जो सही नहीं है उनके पक्ष को भी सुनना पड़ता है, लेकिन हमें सही के साथ ही डिसीजन लेना पड़ता है, तभी शांति स्थापित होगी। यदि हमने सही के पक्ष में चीज़ों को नहीं देखा तो कहीं ना कहीं वो शांति स्थापित नहीं होगी। इसलिए शांति का पक्ष लेने और उसे प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वकालत के कौशल का भी विकास बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप किसी चीज़ की वकालत कर रहे हैं तो शांति को स्थापित करने के लिए कीजिए, क्योंकि एक बात है कि हम लोग इंसान ही और इंसान के पक्ष में ही हमें फैसला लेना है। सही गलत का फैसला हम ही लोग ले सकते हैं, क्योंकि कोई वकालत नहीं चलती जमीन वालों की, कोई वकालत नहीं चलती जमीन वालों की, जब कोई फैसला आसमां से उतरता है।
इसलिए विश्व बंधुत्व की भावना को देखते हुए हमें एक दूसरे के पक्ष में अच्छे फैसले लेने हैं, सही निर्णय लेने हैं, सही से वकालत करनी है जो कि शांति के पक्ष में हो। ये न्याय और अन्याय की तराजू है जो शांति के पक्ष में वकालत करेगी। अब हम आगे बात करते हैं आंतरिक नियंत्रण को बढ़ाने का कौशल। व्यक्ति के आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास, लक्ष्य निर्धारण व स्वमूल्यांकन, समय समय पर लक्ष्य एवं कार्य की जांच आदि के कौशलों की आवश्यकता होती है। इसमें स्वजागरूकता, अपनी शक्तियों एवं कमियों की समझ, अधिकार भी आ जाते हैं। ये कौशल शांति शिक्षा के लिए अति आवश्यक है। इसमें समय समय पर अपने लक्ष्यों को, अपने कार्यों को जांच लेना पड़ता है। जांच लेना चाहिए कि वो हमारे नियंत्रण में है या नहीं है। अपनी शक्तियों एवं अपनी कमियों की समझ भी पता होना चाहिए और यही कौशल शांति शिक्षा के लिए अति आवश्यक भी है। अब हम आगे बात करते हैं तनाव प्रबंधन का कौशल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तनाव प्रबंधन का कौशल आजकल हम लोग देखते हैं हर जगह तनाव ही तनाव है। चाहे आप बचपन से उठा के देख लीजिए और प्रौढ़ावस्था तक, उससे आगे आप देख सकते हैं कि तनाव ही तनाव हर जगह व्याप्त है। किसी भी चीज़ को लेके आज आदमी संतुष्ट नहीं है, अशांत है। इसलिए तनाव प्रबंधन का कौशल बहुत ही आवश्यक है। शांति के प्रयासों में व्यक्ति को तनाव मिलना अनिवार्य है, अतः तनाव प्रबंधन का कौशल अति आवश्यक है। देख सकते हैं आप हर जगह से स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, तनाव ही तनाव है। क्रोध, दुश्चिंता, हिंसा, अपशब्द, मानसिक आघात आदि परिस्थितियां जीवन में आती रहती हैं और व्यक्ति को तनाव देती रहती हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर उचित नहीं रहता। वह अपने तनाव को दूर करना चाहता है, यह आवश्यक भी है। इसके लिए समय का उचित प्रबंधन, शिथिलीकरण की क्रियाएं विशेष रूप से सहायक होती हैं। जैसे आजकल अमूमन देखा जाता है बहुत से लोगों को गुस्सा आती है, यदि कोई उनसे बात करता है तो कहते शांत रहो यार तुम, है ना। तो स्ट्रेस लिए रहते हैं और यदि आप बात कर रहे हैं तो उन्हें ये लगता है कि हमसे कोई बात ना करे, तो वो हर किसी को यही कहते हैं कि शांत रहो, मुझे शांति चाहिए। तो हर जगह आजकल तनाव ही तनाव है। सकारात्मक सोच एवं वस्तु स्थिति का विश्लेषण कर निर्णय लेना तनाव प्रबंधन के लिए अति आवश्यक है। जब तनाव लेते हैं तो हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, जिससे उस तनाव से हमें छुटकारा मिल सके। जिस चीज़ को लेके भी तनाव है उस स्थिति का अच्छे से विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना चाहिए और उस चीज़ के लिए निर्णय लेना चाहिए, जो कि तनाव प्रबंधन के लिए अति आवश्यक है। इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा करके हम कह सकते हैं कि शांति के कौशलों का, शिक्षा में शांति के कौशलों का विकास अत्यंत आवश्यक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग इन स्किल्स को डेवलप करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, शांति स्थापित करेंगे, क्योंकि ये सारी स्थिति या कौशल वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यक हो चुके हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप लोग घर पे अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।